सिल्वर में 40% के क्रैश के बाद रिटेल इन्वेस्टर परेशान है कि भाई सिल्वर में क्या करें, क्योंकि वहीं पे न्यूज भी चाइना से आ रही है कि भाई हम तो गोल्ड और सिल्वर शायद लैब ग्रोन ही बना दें। अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज काफी ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है और इसके पीछे सिंपल सा रीजन भी है कि जो ट्रेड डील की डिटेल्स है वो सामने आई है, जो कि हमारे बाजार के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इस ट्रेड डील से खुश नहीं है और बोला जा रहा है कि फार्मर्स का ध्यान इस डील के अंदर नहीं रखा। 12 फरवरी को बैठ सकते हैं ये प्रोटेस्ट पे। इसी के साथ साथ एक बिजनेसमैन के साथ हुआ एक बड़ा स्कैम, लैब ग्रोन डायमंड्स एक कस्टमर चिपका करके चला गया। जवाहर जो कि यूपी में पड़ता है, एयरपोर्ट आने की वजह से जो फार्मर्स थे उनको मिले काफी सारे पैसे, लेकिन वो सारे पैसे उन्होंने खो दिए लग्जरी लाइफ में। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आज आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि पैसे कैसे आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। और एक रिटेल इन्वेस्टर बेचारा ये सोच रहा है कि भाई मैं खरीदूं या ना खरीदूं सोने और चांदी को। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर को लेकर के, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें भी हैं। ज्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पेपर सिल्वर को बेच करके फिजिकल सिल्वर में डिलीवरी ले ली है। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, अगर आप हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आओगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलता है जो कि है ये वाली वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, क्या ये डिलीवरी ली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर होता है ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं एफएनओ। इसको आप कर सकते हो एमसीएक्स पे, और भी काफी अलग अलग कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको मिलता है अच्छा खासा मार्जिन, मतलब आप 1 लाख रुपए लगा करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग का एक फीचर है। हर जगह होता है कि आपको ज्यादा मार्जिन मिलता है। अब मार्जिन डिपेंड करता है रिस्क और रिवॉर्ड को लेकर के कि भाई ऊपर जाने के चांसेस कम है तो मार्जिन कम हो जाता है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है तो मार्जिन वहां पे ज्यादा कर देती है ये जो भी एक्सचेंज होते हैं। अब हुआ क्या कि ये सारी की सारी जो वॉल्यूम्स आ रही थी ये आ रही थी ट्रेडिंग की वजह से, जिस वजह से यहां पे एक बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल रही थी। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जहां ट्रेडिंग करता रह गया, वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पेपर सिल्वर बेचने शुरू कर दिए और न्यूज में आ गया कि बड़े इन्वेस्टर्स पेपर सिल्वर बेच रहे हैं। इससे क्या होता है, एक मेजर झटका लगता है। लेकिन उसी के अगले दिन एक न्यूज आती है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने पेपर सिल्वर मतलब ईटीएफ बेच दिया, या जो एफएनओ के अंदर इन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट किया हुआ ये बेच दिया, इसकी जगह फिजिकल सिल्वर ले लिया। उसके बाद आती है बाजार के अंदर एक रिकवरी। प्रॉब्लम यहां पर भी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर एमसीएक्स भी हो सकता है, उसने मार्जिन हाइक कर दिया। मतलब अगर आप आज 1 लाख रुपए लगा रहे हो और आप सामान 5 लाख का खरीद सकते हो, आपको इतना मार्जिन मिला हुआ है, तो एमसीएक्स ने ये बोल दिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, एमसीएक्स का यहां पे लेना देना नहीं है, इसको भी बताऊंगा किसने कराई है। उसने ये बोल दिया कि भाई साहब आप 1 लाख नहीं, आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब आप इतना मार्जिन ले सकते हो, लेवरेज ले सकते हो। ये चीज किया हमारे सीईएम ने, जहां पर इसने मार्जिन हाइक कर दिया, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर में एक मेजर फॉल आता हुआ दिख गया। अब यहां पर क्या हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ। ये जब लास्ट टाइम सिल्वर गिरा था तब भी सेम चीज हुई थी, और जब लास्ट टाइम गोल्ड गिरा था तब भी सेम चीज हुई थी। अगर आपको याद होगा दिसंबर का टाइम हमारा वाला, इस वाले जोन के अंदर जो दिसंबर वाला टाइम चल रहा था, यहां पर भी एक मेजर फॉल हुई थी। सॉरी, ये वाला जो एक बड़ा एक्सचेंज था उसने बोला था कि भाई हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से इस समय पर भी एक मेजर करेक्शन देखने को मिला था। वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब ये मार्जिन एकदम से क्यों बढ़ा देते हैं, इसके ऑब्वियस रीजन है कि भाई सप्लाई इतनी ज्यादा है नहीं, डिमांड बढ़ रही है पेपर से, और गलती से किसी ने डिलीवरी मांग ली तो ये लोग तो फंस जाएंगे। इसीलिए जब प्राइस को तोड़ना होता है तब यहां पर मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है कि भाई ज्यादा पैसा लाओ, तब आप लगाओ अपने रिस्क पे, हम नहीं दे सकते आपको इतना मार्जिन, हम नहीं दे सकते आपको इतना लेवरेज। जिससे क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसके पास छोटा पैसा होता है, छोटे पैसे की बात कर रहा हूं मैं, 1, 1.5, 2, 4, 5 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे बात 1 आधी लाख या 10-12 हजार की नहीं हो रही है। अगर आप 10-12 हजार से इन्वेस्ट कर रहे थे इसके अंदर मार्जिन लेकर के, तो आप तो वाइप्ड आउट हो गए होगे, आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। और जो 1, 2, 10 करोड़ वाले हैं उनको भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो मार्जिन कॉल थी ये हिट होना शुरू हो गई, क्योंकि अब पैसा तो है नहीं, मैक्सिमम लेवरेज पे खेल रहे हैं। और ये न्यूज आते ही जो शॉर्ट लगता है उससे क्या होता है, आपने लॉन्ग लिया, लगा शॉर्ट है, यहाँ पे आपका हिट हो गया, आपका सारा का सारा पैसा कट गया। और ज्यादातर लोग तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, तो भाई साहब छत पे बैठे थे, हो गए जीरो। और यही चीज हुई है। तो अगर आप लेवरेज के ऊपर काम करते हो मेरे भाई, तो आप ये मान लो झटके आपको मिलते ही रहने वाले हैं। लेकिन अदर देन दैट एक और न्यूज आती है कि भाई गोल्ड और सिल्वर अब
लैब ग्रोन हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो भी जाता है, मैं मान लेता हूं कि ऐसा हो भी जाता, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर प्राइजेस थोड़े से और गिर जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जैसे चाइना से न्यूज आ रही कि भाई गोल्ड बना लिया हमने लैब ग्रोन। अब जो लैब ग्रोन गोल्ड बना लिया आपने, तो भाई आप अपना गोल्ड बेच सकते हो। आप अपना गोल्ड तो नहीं बेच रहे, तो लैब ग्रोन गोल्ड जो उन्होंने बनाया है, कितना बनाया है, कितना नहीं बनाया, सच है या नहीं है, ये सारी की सारी न्यूज वाली बात होती है। जब तक कोई प्रूफ ना हो तब तक चीजों को सीरियस नहीं लिया जा सकता। तो इसी वजह से अगर आप इसको लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप फंस जाओगे। एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि इस समय पे इसके साथ हुआ जहां पे कस्टमर ने वैनिश कर दिए 4.5 करोड़ के आसपास का डायमंड और रिप्लेस कर दिया इसको लैब ग्रोन डायमंड से। क्योंकि सूरत के अंदर एक बंदा है चिराग शाह करके, उसके पास एक रेयर डायमंड था जिसकी कीमत अच्छी खासी थी। अब वो कस्टमर को बेचने के लिए लाया था। उसने कस्टमर को दिखाया कि भाई आप देखो ये डायमंड है हमारे पास। कस्टमर निकला चालू, उसने लैब ग्रोन डायमंड इनके हाथ में दे दिया और लेकर के चला गया, कहता कि मैं पैसे लेकर के आता हूं। जब उस डायमंड को दोबारा चेक किया गया, क्योंकि जिसको बेचना था वो आया, उसने बोला कि भाई आप चेक कराओ, तो उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता, वो सीरियल नंबर मिसिंग था। मतलब क्या हुआ, 4.5 की चपत लग गई, पूरा जो पैसा है वो ढेर हो गया। अब जो सर्टिफिकेशन वाली कंपनी है जैसे कि GIA, IGI, SGL और HRD, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि सर्टिफिकेशन देती हैं अपने डायमंड की कि भाई ये सच में डायमंड है, ये लैब ग्रोन डायमंड नहीं है। इन्होंने बोल दिया हम लैब ग्रोन वालों के साथ काम ही नहीं करेंगे, अदरवाइज ये स्कैम हो सकता है। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिलती है कि भाई डायमंड खरीदने जाओ तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि डायमंड खरीदा और वो लैब ग्रोन निकल गया तो आपका चपत लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़ा चपत लग सकता है। दूसरा, इससे ये चीज पता चलता है कि लैब ग्रोन डायमंड हो या गोल्ड हो, आने वाले टाइम पे अगर बन भी जाता है तो ये दोनों मार्केट सस्टेन करने वाली है। डायमंड के पैसे गिरने शुरू हुए नहीं, ऐसा नहीं हुआ भाई, वो ओरिजिनल चीज है, वो ओरिजिनल ही रहने वाली है। अगर लैब ग्रोन भी बन जाए तो उन दोनों की मार्केट हो सकती है कि भाई आने वाले टाइम पे जो ज्वेलरी सेक्टर है, जहां पर अभी आप कहोगे ना कि सोने का पानी वाली ज्वेलरी लोग खरीदते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे लैब ग्रोन गोल्ड की एक मार्केट बन जाए, क्योंकि भाई असली सोना खरीदना तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। तो ये मार्केट एक एक्स्ट्रा बन सकती है, लेकिन रियल गोल्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसके चांसेस कम है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में यहां पे दिक्कत शायद हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, बट इसके चांसेस आज की डेट के अंदर कम है। जैसे चाइना कह रहा है कि मैं सोलर पैनल के ऊपर सिल्वर को हटा करके आप कॉपर का यूज करूंगा, बाजार के अंदर एक और तहलका कि भाई कॉपर का यूज हो जाएगा। भाई सिल्वर को हटा करके आप सोलर पैनल में कॉपर यूज कर रहे हो, भाई ईवी के अंदर जहां पे सिल्वर यूज हो रहा है वहां तो सिल्वर यूज होगा, या आने वाली इंडस्ट्री के अंदर जैसे डेटा सेंटर वहां पे सिल्वर यूज हो रहा है, वहां पे सिल्वर यूज होगा। हो सकता है रिप्लेसमेंट आ जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए टेक को और डेवलप होना पड़ेगा। जैसे पहले टेक डेवलप हुआ, अब सिल्वर डिमांड में आया और आने वाले टाइम पे कोई दूसरा मेटल होगा जो डिमांड में आएगा। लेकिन आप ये समझो अगर इतना ही आसान होता तो अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल वाले जो कैटेगरी है जहां पे इनको अपने मिनरल्स मेटल्स को होल्ड करना है, वहां पर वो सिल्वर को नहीं लाते। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता, ये न्यूज होती है, न्यूज का इंपैक्ट होता है और उसके बाद चीजें जैसी होती है वैसी चलती रहती है। अगर ऐसा होता तो बड़े इन्वेस्टर पेपर सिल्वर को बेच करके डिलीवरी नहीं ले रहे होते। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड और सिल्वर में, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, भाई मैं 2% से ज्यादा, 2 या 3, 5 मान लो, मैक्सिमम 2% मान लेते हैं एज ऑफ नाउ, 2% से ज्यादा मैं सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और गोल्ड में पहले मेरा 5 था, अब मेरा 10% के आसपास मैं धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो को लेके जाऊंगा। और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और आने वाले टाइम पे शादी होगी, बच्चे होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सोना होना चाहिए। पता नहीं सोना कितना ऊपर या फिर नीचे जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है, ये पूरा पोर्टफोलियो नहीं है। तो आपको भी अपने रिस्क के हिसाब से ही लेना चाहिए। देखो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन की साइड आनी चाहिए। अगर स्मॉल कैप बुल रन में था तो सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप और गोल्ड उस समय पे भी लेना चाहिए था। आज गोल्ड बुल रन में है, सिल्वर बुल रन में है, तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं गिर भी जाए, आप ये समझो सोना जीरो हो जाए, हाइपोथेटिकली सोना और सिल्वर जीरो हो जाए, और आप अगर पूरी तरीके से उसमें इन्वेस्टेड हो तो पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए तो अगर आपकी पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% का हिस्सा भी है ना, तो भी आपको एक अच्छे खासे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी ऑल इन किसी भी एक एसेट क्लास पे नहीं जाना चाहिए। बाकी देखो अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है। जैसे कई केसेस के अंदर मैं ऑल इन एक स्टॉक के अंदर गया हूं, लेकिन जब मेरे को मौका मिला मैंने वहां से एग्जिट किया। तो आप कितना समझते हो बाजार को, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ
सोच नहीं हो रहा कि दुनिया तबाह हो जाएगी, भाई गिरेगा तो गिर जाएगा, नहीं गिरेगा तो नहीं गिरेगा। जब हमने किसी चीज में इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इन्वेस्ट करने से पहले सोचना होता है। अब इन्वेस्ट किया, उसके गिरने के बाद अगर आप सोच रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। अदर देन दैट हमारे बाजार में आज बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, तो अमेजिंग रैली आपको आते हुए दिखती है। अब यहां पर एक चीज होते हुए क्या दिख रही है कि भाई ये रैली है सेंटिमेंट ड्रिवन। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई सेंटिमेंट को राइड मत करना। सुबह मैंने वीडियो में बताया था कि भाई वीकेंड के अंदर ये न्यूज आई है, मंडे को लेकर के इसको काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट होंगे और यही चीज आपको होते हुए दिखे। तो ये क्या कोई प्रिडिक्शन नहीं, ये कॉमन सेंस है। अगर आप सही जगह पे दिमाग लगाओगे तो कॉमन सेंस आपको सारी चीजें बता देता है। मार्केट ऐसा नहीं है कोई बहुत ही अलग चीज हो गई है भाई। शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ न्यूज के बेसिस पे चलती है, न्यूज अच्छी है तो मार्केट ऊपर है, न्यूज बुरी है तो मार्केट नीचे। लॉन्ग टर्म में आपके से फंडामेंटल्स काम करते हैं, तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स ही आपको चूज करने हैं। मैं इस समय पे सिर्फ यही बोल सकता हूं, क्योंकि जब स्मॉल कैप गिर रहे थे तब मैंने बोला था भाई स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं बोलूंगा, आप बोलोगे भाई स्मॉल कैप बेचा, क्योंकि आधे लोग तो आधी वीडियो देखते भी नहीं है, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो अब मैंने वो प्रूव करना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे ना मेरा कुछ होने वाला है ना ही आपका कुछ होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अच्छे स्टॉक अच्छे म्यूचुअल फंड लो, रिकवरी आएगी तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर रिकवरी नहीं आएगी, कम से कम पैसा मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचना कि कहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एग्जैक्टली कमोडिटी और एसेट के प्राइस बताने से कोई फायदा एग्जैक्टली है नहीं मेरे हिसाब से। चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में हम ये भी ऐड करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं इस ट्रेड डील को लेकर के हमारे फार्मर्स खुश क्यों नहीं है और आने वाले टाइम पे क्यों प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमारी जो इंडस्ट्री है ना, एग्रीकल्चर मार्केट, ये खोल दी सोयाबीन के लिए, सोयाबीन ऑयल के लिए। अब इससे हमें दिक्कत होगी। अरे भाई ये तो ऑब्वियस रीजन है ना कि दिक्कत होने वाली बात है। ये सुबह भी मैंने बोला था कि भाई कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। अगर आप ये कह रहे हो हमने प्रोटेक्ट किया अपने फार्मर्स को, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना 2 फैक्टर्स हैं। मैं मोदी जी को या सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, ना ही मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप ओवरऑल देश के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो भाई कोई तो मतलब कोई ना कोई तो कुछ खोएगा, तभी किसी दूसरे को कुछ मिलेगा। आप 140 करोड़ की जनता को कैसे फायदा पहुंचा सकते हो? अगर आप अपने बिजनेसेस को फायदा पहुंचाना चाहते हो, जहां से आपकी जॉब जनरेशन होगी, जिससे मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो भाई फार्मर्स को तो तकलीफ होने ही वाली है। अमेरिका के अंदर फार्मर्स खुश हैं क्योंकि अमेरिका ने अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया। हमारे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं थी एज ऑफ नाउ, तो हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसमें लोग एस्टीन फाइल्स को भी घुसा रहे हैं, उसके बारे में ना मुझे कुछ पता है ना मैं कुछ बता सकता हूं। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि भाई अगर 140 करोड़ की जनता है और नई पॉलिसी आएगी तो किसी ना किसी सेगमेंट को वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि हर इंसान एकदम से खुश हो जाएगा, तो ऐसा ना हुआ है पहले, ना कभी हो सकता है। ये सेगमेंट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं हम कृषि प्रधान देश है। हमारे सारे नेता कहते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं, जितने भी किसान हैं वो आपकी स्पीच में है, वो आपके वोटर बेस में है, लेकिन वो आपकी पॉलिसी में ना कभी थे और ना ही कभी होंगे। क्योंकि भाई किसान को चाहिए क्या? किसान को चाहिए पैसा। भाई हर इंसान को पैसा चाहिए, तभी वो काम करना चाहता है। और इंडिया के लोगों की बात इतनी खराब हो चुकी कि हर इंसान को फ्री में पैसा चाहिए और वो देश में कुछ नहीं करना चाहते। देखो सच्चाई यही है, 140 करोड़ जनता में से 85 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। आज राशन देना बंद कर दो, जो सरकार है ये ओवरनाइट गिर जाएगी। मैं इसको लिख करके दे सकता हूं, क्योंकि जिसको फ्री की खाने की आदत पड़ गई है भाई साहब, वो पैसा नहीं कमाना चाहता। और क्यों नहीं कमाना चाहता मैं ये भी बताऊंगा आपको आगे। दूसरी चीज, किसान की अगर हम बात करें, भाई किसान अब किसानी नहीं कर रहे, धीरे धीरे करके वो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि भाई इतनी बड़ी जमीनें नहीं है हमारे पास। इंडिया के अंदर इतनी बड़ी जमीनें नहीं है कि भाई खेतों के खेतों हैं उनके पास। ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है किसानों के पास, जिससे क्या होता है वो सस्ता प्रोड्यूस करते हैं और सस्ता बेच पाते हैं। हमारे देश में क्या है, एक आदमी के पास मान लो 1 एकड़ जमीन है, उसके 4 बेटे। अब जैसे ही वो बाप जाएगा, वो 1 एकड़ हिस्सा 4 लोगों में बढ़ जाएगा। अब उन चारों के भी 2-2 बेटे। अब जब वो इंसान जाएगा तो वो 4 जो में हिस्से में थे वो मतलब कितने होंगे वो आप मुझे बता देना। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारे पास उतनी बड़ी जमीन ही नहीं है, हम कंपटीशन दे ही नहीं सकते अमेरिका को, ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर। तो अगर हमें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हम तो वैसे ही डूब जाने वाले हैं। और यही चीज फार्मर के केस के अंदर है। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा कि 140 करोड़ जनताओं को आप खुश नहीं कर सकते। या तो आप अपने कॉर्पोरेट्स को बचाओ कि भाई हम एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए हमें वो ट्रेड डील चाहिए, या आप अपने फार्मर्स को बचाओ, क्योंकि जो सामने बंदा जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी
कभी खुश नहीं होने वाला आपसे, ये चीज क्लियर है। और ये कभी भी, मैंने आपसे बोला था, एक बार डेटा जान दो, आपको पता चल जाएगा कितने फार्मर्स को बचाया गया। नहीं बचाया गया ना फार्मर्स को, कॉर्पोरेट्स को बचाया गया। ऑब्वियस रीजंस हैं, क्योंकि भाई वहां से मेजर रेवेन्यू आता है। फार्मर्स को बचाने के लिए बोला जाता है, बट होता कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए ना पहले कुछ था, ना आज कुछ है, ना ही आगे कुछ होगा। और ये चीज आपको माननी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। भाई आप 140 करोड़ जनता को नहीं सेटिस्फाई कर सकते, तो हमें इस चीज को मान लेना चाहिए कि भाई या तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, या तो हम अपने लोगों को देख लें, या तो हम फ्री में सबको राशन बांट दें। और अगर हम राशन नहीं बांटेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर सरकार गिर जाएगी। और ये चीज होना पॉसिबल है, ये चीज सबको पता है। इसलिए लाडली बहन योजना बनती है, काफी पैसा उसके अंदर जाता है, इसलिए फ्री का राशन बांटा जाता है। इसी के साथ साथ आप देखोगे जो एजुकेशन है उसके ऊपर अपनी ओवरऑल जीडीपी का 1 से 1.5% के आसपास खर्च होता है। एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि कोई चाहता भी नहीं है इंडिया के अंदर एजुकेशन मिले। अरे मेरे भाई, इंडिया में एजुकेशन नहीं मिलोगे तो क्या होगा, समझ रहे हो? तो पॉलिटिशियंस को भी बहुत अच्छे से पता है कि भाई उन्हें वोट चाहिए। वोट कहां से मिलेगा? वोट मिलेगा फ्री के पैसों से। अब फ्री का पैसा जब तक देते रहेंगे तब तक चीजें हो जाएंगी। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूं कि फार्मर्स के साथ गलत नहीं हुआ? भाई गलत हुआ है, हमारे साथ भी गलत हुआ है, फार्मर्स के साथ भी गलत हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर एक परिवार है तो उसमें 3 लोग खुश रहेंगे, 2 लोग दुखी। ये ऑब्वियस रीजंस हैं, ठीक है। अब वो 2 लोग कौन हैं, या आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड करने के लिए हमने बंदे को ऊपर चूज करके बैठाया हुआ है। तो अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो भाई वो लगेगा, उसके अंदर दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ना आपके हाथ में कुछ है, ना मेरे हाथ में कुछ है। जो गलत हो रहा है वो तो हो रहा है, हमें झेलना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। अब क्या होता है, जेवर के पास ना एक एयरपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्हें काफी सारा मुआवजा दिया जाता है। अब जो फार्मर्स हैं वो ओवरनाइट काफी सारा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि मुआवजे का पैसा ज्यादा होता है। किसी को 3.5 करोड़ रुपए दिए सरकार ने, किसी को 5 करोड़ दिए गवर्नमेंट ने। अब इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई साहब आप मेरा विला देखो, भाई 3 करोड़ का घर बनाया उन्होंने, ठीक है, बहुत बढ़िया 3 करोड़ का घर बनाया। एक इंटरव्यू हुआ, मैं इंटरव्यू का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, उसके अंदर पूछा गया कहाँ गए 3 करोड़ रुपए। कह रहा हमारा घर देखो, हर बालकनी से अलग दुनिया दिखती है। बोला अच्छा। कह रहे अब तुम्हारे पास पैसे बचे? वो कहता नहीं पैसे नहीं बचे। बोलते क्यों? वो बोलते कि पैसे के लिए ना अब हम दूध बेचते हैं आकर के। वो बोलती पैसे कहाँ गए? कह रहे घर के अंदर पैसे चले गए। एक बच्चा कहता है भाई साहब मैंने आईफोन खरीद लिया और अब मेरे पास उस पर टेम्पर डालने के लिए पैसे नहीं है। दूसरा बंदा कहता है भाई साहब मैं खेत अपने जाता था थार के ऊपर बैठ करके। अब कहता थार कहाँ? कह रहा घर खड़ी है। कहते क्यों भाई घर क्यों खड़ी है? कह रहे कि भाई पैसे ही नहीं है तेल डालने के लिए, तो कैसे चलाऊं मैं, वो क्या कहते हैं, गाड़ी चलाऊं तो चलाऊं कैसे? तो इसको कहते हैं कि अगर इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट ही नहीं है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि भाई बजट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा तो आप एजुकेशन पे डाल रहे हो। अब एजुकेशन के अंदर भी लोग एजुकेटेड है नहीं, उनको आप पैसा हाथ में पकड़ा दो वो तो भी बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। इसके लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे शिव भगवान और पार्वती माँ है। अब शिव भगवान की पहली पत्नी जो थी वो थी सती। अब लोग ये कहते हैं, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, जो सती माता के पिताजी थे वो शिव भगवान को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कोई हवन करा जहां पे शिव भगवान को नहीं बुलाया गया, तो सती माता ने आत्मदहन कर लिया। लेकिन तो उसके बाद क्या होता है, पार्वती माता का जन्म होता है। सती ही होती है जो कि पार्वती माता के रूप में आती है, वो काफी तपस्या करती है। उसके बाद शिव भगवान उनको मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव से सोचें तो क्या हमें सीखने को मिलता है? यहां पे ये मिलता है कि अगर आप किसी चीज के लिए तपस्या कर रहे हो और वो आपको मिलती है तो आप उसका मतलब उसकी वैल्यू करते हो, उसके लिए आप जी जान लगा देते हो कि भाई ये चीज अब मेरे पास से ना जाए। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल जाती है जिसके लिए आपने तपस्या नहीं करी, उसकी आप कदर ही नहीं कर सकते। तो इंडिया में यही हो रहा है कि हम फ्री के राशन की अब कदर ही नहीं करते, क्योंकि वो फ्री का है। जो इंसान पैसा कमा रहा है, अगर वो पैसा मेहनत से कमा रहा है तो वो कदर करेगा। इसी वजह से आप देखोगे अमीर लोग ज्यादातर अमीर नहीं रह पाते लंबे समय तक, क्योंकि उनके बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर देते हैं। और जो लोग ओवरनाइट अमीर होते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, वो लंबे समय तक अमीर नहीं रह पाते, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही क्लियर नहीं है। तो अगर 10 लोगों को मुआवजा मिला है तो आप ये मान के चलो 5 से 7 जो है वो वापस से गरीब वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। 2-3-4% लोग होंगे जो कि खुद का पैसा संभाल पाएंगे। आपसे इतना सोच लो, ये 2-3-4 करोड़ रुपए जो कि जमीन के बदले मिले, इससे अच्छा ये नहीं था कि उनके पास जमीन ही रहती, कम से कम कुछ बेच करके खा तो लेते उस जमीन से। अदरवाइज सिर्फ ये 5-6 करोड़ जो उन्हें मिले मुआवजे के रूप के अंदर, इसको FD में डालता तो भी अच्छा खासा इंटरेस्ट आता। लेकिन बिना मेहनत का पैसा अगर आपको मिला है तो वो टिकेगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ ज्ञान मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।